मेम्ब्रेनस एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने दो ऑर्गन्स आपको बता दिए थे। एंडो सिस्टम, बातचीत नहीं, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपको ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये आते हैं। तो रोहित, ये चार ही क्यों आते हैं और क्यों नहीं आते हैं? ऑर्गेन्स तो बहुत पाए जाते हैं इसमें, ऑर्गेन्स तो बहुत पाए जाते हैं, यही चार एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्यों आते हैं? कोई बताएगा क्या? बोलो। बैठ जाओ। मतलब ये एक दूसरे के समायोजन के फंक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे के सहयोग से फंक्शन करते हैं। क्या? एक दूसरे के सहयोग से फंक्शन करते हैं, इस वजह से इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में लिया गया। मतलब ऐसे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स या ऐसे ऑर्गेन्स जिनके चारों ओर बाउंड्री पाई जाती है, वह एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं, उनको मिलाकर सभी को एक साथ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम नाम दिया था, जिसमें चार मैंने बताए थे, ईआर और गोल्गी बॉडी। क्या बताए थे? चार बताए थे, ईआर और गोल्गी बॉडी। क्या था आपका सिस्टम? ये न्यूक्लियस था, ध्यान होगा। न्यूक्लियस के चारों ओर कवरिंग लेयर पाई जाती थी, जिसको क्या कहा जाता था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर पाए जाते हैं उसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, केंद्रकीय छिद्र कहा जाता है। इससे आपको यदि ध्यान होगा, अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है कि इस प्रकार की संरचनाएं निकाली थी। क्या? जिनको आपने क्या कहा था? ईआर कहा था। फिर इन्हीं के बडिंग प्रोसेस के द्वारा, या ये कहा जाए इनके नीचे इनसे संबंधित कुछ सिस्टर्नी पाई जाती थी, जिनकी संख्या लगभग, यदि ध्यान होगा तो मैंने 4 से 7 बोला था। क्या? 4 से 7 बोला था। इसमें क्या होता था? प्रोटीन का निर्माण एवं प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता था, लेकिन मॉडिफिकेशन हल्का होता था। मेन मॉडिफिकेशन जो होता था वो इसमें होता था। क्या? तो यहाँ से ये जो प्रोटीन आई थी वो वेसिकल्स के फॉर्म में आई थी, यदि आपको ध्यान होगा तो इस प्रकार से मैंने बता के आया था यहाँ, और कुछ नीचे वेसिकल्स पाए जाते थे। इस फेज को सिस फेज कहा जाता था, इसको ट्रांस फेज कहा जाता था। इतना आपको ध्यान होगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। इसमें मुख्य रूप से ये प्रोटीन यहाँ पहुंचे, यहाँ इनका मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी पैकेजिंग की जाती है। मतलब डीएनए जो प्रोटीन था, उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन मुख्य रूप से यहाँ होगा, यानी कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, उसको ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया। क्या कह दिया? ग्लाइकोप्रोटीन कहा था कि नहीं कहा था? अब यदि इस प्रोटीन के साथ, क्या इस प्रोटीन के साथ आप क्या जोड़ दो? लिपिड जोड़ दो, तो लिपोप्रोटीन कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे? लिपोप्रोटीन कहने लगेंगे। तो ये जो कार्य किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता था। इसी के दौरान कुछ स्ट्रक्चर और बनती थी, इसके बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा कुछ स्ट्रक्चर बनती थी। ये वेसिकल्स बन रहे हैं, ये वाले वेसिकल्स बने थे, बताए थे मैंने आपको। ये मैच्योर थे और ये फॉर्मिंग फेज थी। यहाँ फॉर्मिंग मतलब निर्माण हो रहा है, मैच्योर मतलब परिपक्व हो गए। तो इसके अलावा कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर और बनती थी, जिनको क्या नाम दिया गया? लाइसोसोम, और कुछ को नाम जो दिया गया था वह क्या दिया गया था? वैक्यूल नाम दिया गया था। क्या नाम दिया था?
लाइसोसोम और वैक्यूल नाम दिया गया था। ये चीजें तो सबसे पहले ये लाइसोसोम और वैक्यूल कैसे क्या होते बनते हैं। लाइसोसोम को सबसे पहले खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वह डी डुबे वैज्ञानिक थे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से बन तो गए। कौन से वैज्ञानिक थे? लाइसोसोम को सबसे पहले खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे, अब सिर्फ लाइसोसोम ही चलेगा, इसको डी डुबे, दुबे कह लो, दुबे तो मुरैना कहते हैं, ये विदेश के डुबे है, स्पेलिंग वही है लेकिन विदेश के तो डुबे कह रहे हैं, अपन दुबे कह लो ध्यान रखने के लिए। डी डुबे वैज्ञानिक थे। इन्होंने रैट की लिवर सेल्स में, किसमें बेटा? रैट की लिवर सेल्स में खोजा था और नाम दिया था इनको, जो वास्तविक नाम है वह तो लाइसोसोम बाद में नाम दिया गया था, इससे पहले एक नाम और दिया गया था डेंस बॉडीज से पहले पेरी कैनालिकुलर, क्या नाम दिया था? सबसे पहले नाम दिया था पेरी कैनालिकुलर डेंस बॉडीज, पेरी कैनालिकुलर डेंस बॉडी नाम दिया था सबसे पहले। डी डुबे ने चूहों की यकृत कोशिकाओं में खोजा और ये नाम दे दिया पेरी कैनालिकुलर डेंस बॉडी नाम दिया। लेकिन कुछ समय बाद इनकी जब प्रकृति देखा, इनका नेचर देखा कि इनका नेचर भक्षण करने वाला है, फैगोसाइज करने वाला है, तो पचाने वाला है, तो उसको नाम दे दिया लाइसोसोम। क्या नाम दे दिया? बाद में लाइसोसोम नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। पहली बात तो ये गार्बेज डिस्पोजल होते हैं। कैसे होते हैं? गार्बेज, अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है। गार्बेज डिस्पोजल होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होती है एसिडिक पीएच होता है। ये इनमें मुख्य रूप से डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे प्रोटियोजेज, कार्बोहाइड्रेज और लाइपेज, ये एंजाइम पाए जाते थे। क्लियर? अब सुन ले क्या मतलब। गार्बेज का मतलब जानते हैं आप? कूड़ा कचरा। देखो ये बायोलॉजी का शब्द नहीं, इतना तो तुमको आना पड़ेगा। क्या? कूड़ा कचरा। डिस्पोजल यानी कि ये कूड़े कचरे को, डिस्पोजल मतलब अपघटन करने का कार्य करता है। डिस्पोजल मतलब अपघटन करने का कार्य करता है कूड़े कचरे को। अब ये कूड़ा कचरा अंदर कौन डालता है? गोबर को डाले वो अपने शरीर में, या फूस फास ये कौन डालता है? वो कूड़ा कचरा नहीं है। अपने शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट होती है, बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनका मतलब विघटन होता है, बहुत सारी क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से या अन्य जो पदार्थ हानिकारक होते हैं तो उनको नष्ट तो करना पड़ेगा। क्या? तो वो मुख्य रूप से डिस्पोजल करने का कार्य ये करते हैं। अभी कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। एसिडिक पीएच, पहले तो ये समझिए डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इनकी ये बॉडी जो है एक ये जैसे है कि मतलब आप ये मान लो ये बॉडी ये है लाइसोसोम, इसमें मुख्य रूप से ये पदार्थ भरा हुआ है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम यानी प्रोटीन को पचाने वाले प्रोटीएज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट तो जानते हैं ना, उसको पचाने वाले मतलब पॉलीसैकेराइड स्टार्च वगैरह है जो, उनको पचाने वाले कार्बोहाइड्रेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम लिपिड को पचाने वाले लाइपेज एंजाइम कहलाते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम विषय ध्यान रखेंगे एसिडिक पीएच पर कार्य करते हैं। क्या? यानी इसमें क्या भरा हुआ है? एसिडिक अम्ल है एक तरीके से ये कहा जाए, क्योंकि एसिडिक पीएच है। ये क्या है? एसिडिक पीएच।
अब एसिडिक मतलब पीएच मतलब ये सीधे सीधे एक तरीके से तेजाब कहा जाए, ये तो बहुत हानिकारक होता है। अब स्वाभाविक अपने शरीर के अंदर इतनी हानिकारक चीज लाइसोसोम के रूप में पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है? तो ये जो लाइसोसोम के रूप में पाई जा रही है, ये नहीं है कि मतलब वैसी खुली डली हुई है, ये एक कवरिंग लेयर पाई जाती है इसके चारों। क्या पाई जाती है? कवरिंग लेयर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है स्ट्रक्चर लाइसोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है, पहली बता चुका हूँ। और एंड प्लांट सेल्स में भी मुख्य रूप से एब्सेंट बताते। ये बात एक अलग है कि आपकी ये जो बुक्स है, उस बुक्स में जो डायग्राम दिया उसमें लाइसोसोम को बनाया गया है, बनाया गया, लेकिन प्लांट सेल में भी मुख्य रूप से ये अनुपस्थित होते, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ये पाए जाते हैं और पचाने का कार्य करते हैं। ये कई रूपों में पाए जाते हैं, ये कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, टर्सरी लाइसोसोम है, क्या टर्सरी लाइसोसोम है, ऑटो लाइसोसोम है। तो कैसे पाए जाते हैं ये देखिए, पहले कहां पाए जा रहे हैं? ये सेल है, ये पीएम है, सबको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में क्या डला हुआ है? सेंट्रल में केंद्रक होता है, लेकिन अपने यहाँ केंद्रक नहीं बता रहे क्योंकि ये तो सबको पता, बार बार मैं कह चुका। अपने को केवल क्या बताना है कि ये लाइसोसोम है। पॉलीमॉर्फिक पाई जाती है इसके लाइसोसोम, यानी बहुरूपता पाई जाती है, बहुत सारे रूपों में ये परिवर्तित होता रहता है या पाया जाता है। इसमें क्या भरा हुआ है? एंजाइम, जो अभी मैंने आपको बताए थे, एंजाइम भरे हुए। इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। अब बहुत सारे जैसे WBC हैं, WBC में मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स में आपको पढ़ा के पीछे आ चुका हूँ, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स में पढ़ा के आ चुका हूँ, और ये आपको बताया था कि अपने शरीर में ये बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं, अपने अर्थात बॉडी गार्ड का एक तरीके से कार्य करते हैं। चोट मोट लग जाती है तो बैक्टीरिया या मतलब जो फॉरेन कंट्रीज से जो आए हुए पार्टिकल्स हैं, मतलब विदेशी नहीं, अमेरिका से आए, मतलब अपनी बॉडी से जो बाहर के पार्टिकल्स होते हैं उनको फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं, तो वो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, जीवाणु अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो इनको मार गिराने का कार्य, मैंने आपको ध्यान होगा कि लठिया लिए क्यों खड़ा हुआ WBC, ये आ जाती कैसे है? WBC में कौन सा? मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स खड़ा हुआ है। तो ये जैसे अंदर पहुंचता है तो वो मुख्य रूप से उनको बैक्टीरिया वगैरह को खा लेता है, यानी भक्षकाणु क्रिया करने का कार्य करता है, यानी फैगोसाइट्स करता है। ये कैसे प्रवेश? जैसे इस कोशिका में फूट हुई, इस कोशिका में ये बैक्टीरिया प्रवेश करे, इस कोशिका में ये बैक्टीरिया प्रवेश करे। इसको दो कंडीशन में, ये यदि तरल रूप में है, प्रोटीन है या कोई अन्य पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, तो उसको वहां पिनोसोम कहा जाएगा, इस स्ट्रक्चर को। और यदि ठोस पदार्थ जैसे बैक्टीरिया है या अमीबा वगैरह जैसे भोजन लेते हैं, अमीबा वगैरह क्या लेते हैं? भोजन पदार्थ लेते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है? फैगोसोम। इस समय नहीं कहा जा रहा है, ये पार्टिकल्स है, ये इस समय क्या है? ये अपन तो ये मान के चलो कोई पदार्थ है, ये क्या कोई मटेरियल है, पदार्थ है, ये अंदर जैसे पहुंचेंगे तब कहा जाएगा। अब ये इस प्लाज्मा झिल्ली से मुख्य रूप से क्या होगा? अंदर प्रवेश करेगा। अंदर कैसे प्रवेश करता है? WBC विशेष तौर पर और अमीबा वगैरह करते हैं। इसके जैसी बॉडी के टच में आए तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकाल देता है और इसको अंदर ले लेता है। कोई अपने टच में आ रहा है, अपने शरीर से टच होता है, तो ये अपनी बाहों से इस प्रकार से भरते हैं कि नहीं भरते हैं? तो ऐसे मुख्य रूप से इन्होंने स्ट्रक्चर बना ली, जिसको क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया, यानी ऊट। स्यूडो मतलब झूठ और पोडिया मतलब पैर, मतलब झूठे पैर बनते हैं, झूठे। ऐसे WBC बनाते हैं, ऐसे अमीबा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? WBC बनाते हैं और अमीबा भी बना लेते हैं। तो स्वाभाविक है, तो स्यूडो मतलब
झूठ, और पोडिया मतलब पैर, यानी झूठे पैर यूं बना लिए, क्योंकि स्वाभाविक है अब इसको दूसरी बार करना है तो फिर हटना है, ये थोड़ी है। तो इस वजह से इसको कहा गया कूटपाद। जैसी संरचना बना देता है, जैसे ये संरचना बनाएगा, ये कहाँ ले आया, अंदर आ गया। कोई भी पदार्थ हो, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे प्रोटीन हो, यदि बैक्टीरिया वगैरह ठोस पदार्थ के रूप में होगा तो इसको फैगोसोम कहा जाएगा, और यदि तरल पदार्थ के रूप में जैसे होगा प्रोटीन वोटीन तो इसको पिनोसोम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नोट कर ले, पिनोसोम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पिनोसोम कहा जाएगा, यानी अंदर ले लिया गया। क्या ले लिया, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, भक्षखाणु की क्रिया कहते हैं, भक्षखाणु की क्रिया कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी कोशिका के द्वारा इसको खा लिया गया, कोशिका के द्वारा क्या कर लिया गया, खा लिया गया, एक तरीके से भक्षण कर लिया गया। अब ये अंदर प्रवेश किया, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें क्या भरा है, एंजाइम। ये क्या है, एक तरीके से चाहे बैक्टीरिया हो चाहे भोजन हो, कोई भी चीज है, भोजन प्रोटीन है चाहे लिपिड है चाहे कार्बोहाइड्रेट है या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी कोई पदार्थ पाए जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये इससे जुड़ता है, ये जुड़ता है तो ये मुख्य रूप से इसको पचाने का कार्य करेगा, यानी इसको क्या कह दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये इससे जुड़ गया, ध्यान अपन तो केवल जो ध्यान में रख लो, ये प्राइमरी लाइसोसोम बाहर से आने वाली जो चीजें थी जिनको पिनोसोम और फैगोसोम कहा गया, उससे जुड़ गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले, अभी नहीं तो मिटाना पड़ेगा, फिर ध्यान में नहीं रहता है, किसी को कोई समस्या तो पूछ सकता है, नहीं है। तो ये मुख्य रूप से क्या, इससे जुड़ा। अब क्या करेगा, चाहे प्रोटीन होगा चाहे कार्बोहाइड्रेट होगा चाहे लिपिड होगा चाहे बैक्टीरिया हो, उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का कार्य करेगा, डिजोल्व करने का कार्य करेगा, यानी पचाने का एक तरीके से कार्य करेगा, भक्षण करने का कार्य करेगा। काय का कार्य करेगा, भक्षण करने का कार्य करेगा। तो जिसके फलस्वरूप, क्योंकि इसमें तो एंजाइम भरे थे, ये एंजाइम मुख्य रूप से इसको डाइजेस्ट करेंगे, तो ये जुड़ गए दोनों, ये क्या जुड़ गए। जुड़ने के फलस्वरूप मुख्य रूप से जो संरचना बनी थी उसको क्या कहा गया, सेकेंडरी लाइसोसोम कहा गया। जुड़ने के फलस्वरूप जो संरचना बनी उसको क्या कहा गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। हालांकि इसको पहले प्राइमरी लाइसोसोम था, ये पिनोसोम या फैगोसोम है, ये पिनोसोम या फैगोसोम यानी पदार्थ का कोई टुकड़ा है। अब जब ये दोनों जुड़े तो जुड़ने से जो संरचना बनी उसको क्या कह दिया, यहां तक कोई समस्या। अब जुड़ने पर बनी, इसमें पदार्थ पाया जाता था और एंजाइम हो गए, तो एंजाइम क्या करेगा, उन पदार्थों को बचाने का कार्य करेगा। एंजाइम क्या कार्य करेगा, उन पदार्थों को बचाने का कार्य करेगा। जब बचा लिया जाएगा तो क्या होगा, क्या इसी में डले रहेंगे, बचा लिया जाएगा तो क्या इसी में डले रहेंगे। ये डिफ्यूजन क्रिया के माध्यम से इसकी जो झिल्ली है इसके बाहर निकल आते हैं और कोशिका में विस्तृत हो जाते हैं। हो गए, विसरण क्रिया के माध्यम से ये बाहर आए और पूरे कोशिका में विस्तृत हो गए। अब जो भी जिसको आवश्यकता वो कार्य करे अपने, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या सभी पदार्थों का पाचन हुआ था, क्या सभी पदार्थों का पाचन हुआ था, नहीं। कुछ पदार्थों, अपने शरीर में भोजन लेते हैं तो क्या प्रत्येक पदार्थ का पाचन हो जाता है, यदि प्रत्येक पदार्थ का पाचन होता तो सुबह कहीं जाना नहीं पड़ता घूमने फिरने। सुबह अपन जो घूमने फिरने जाते हैं वो जाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको शरीर से, बॉडी से पास आउट करना पड़ता है कि नहीं। यदि ये रखे रहे तो ये अंत में क्या होगा, विषैलापन करेंगे। पहले तो रख ही नहीं सकते अपन क्या, लेकिन कोई कहे नहीं तो स्वाभाविक है कि विषैलापन पैदा होगा। तो इस वजह से ये जो पदार्थ विस्तृत होगा, विस्तृत होने के फलस्वरूप एक संरचना इसमें शेष रह गई, जिसको अवशेष काय या रेसिडुअल बॉडी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा, क्या समझ में आया, एक बार फिर से समझ लो। लाइसोसोम ये पाया जा रहा है जिसमें एसिडिक मीडियम में एंजाइम भरे हुए हैं। बाहर से चाहे WBC हो चाहे अमीबा हो, उसने मुख्य रूप से पदार्थों को लिया। यदि तरल रूप में है तो पिनोसोम है, और ठोस या बैक्टीरिया रूप में है तो फैगोसाइट फैगोसोम कहा गया।
ये किससे जुड़ेंगे, अंदर आएंगे तो इसको पचाने का कार्य कौन करेगा, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इससे मिल गया तो जो संरचना बनी उसको क्या कहा, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब उसमें एंजाइम है तो उन पदार्थों को पचाने का कार्य किया जाएगा, तो पचा ली गया, पचाने के बाद विसरण द्वारा वह पूरे शरीर में बाहर निकलकर फैल जाएगा। तो अपचित पदार्थ वाली शेष संरचना बचेगी, अपचित पदार्थ वाली शेष संरचना बनेगी, तो उसको क्या कहा गया, रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी या फिर थर्ड लाइसो, टर्सरी लाइसोसोम, बातचीत नहीं, टर्सरी लाइसोसोम। क्या, थर्ड लाइसोसोम मतलब टर्सरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी के नाम से इसको जाना जाता है। पहली चीज तो मुख्य से हुआ। अब ये क्या इस कोशिका में बने रहना अपने लिए लाभदायक है, इसको जैसे ये प्लाज्मा झिल्ली के टच में आती है तो ये बाहर कर दिया, ये बाहर कर दी गई। इस प्रकार से ये लगातार अपना सहयोग लाइसोसोम करता रहता है। WBC मतलब बैक्टीरिया वगैरह अपने अंदर आक्रमण करते हैं, या अमीबा को भोजन की आवश्यकता है, या अमीबा को भोजन की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से करता रहता है। अब स्वाभाविक ये है कि इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किस अंगक को कहा जाता है, तो नोट कर लें, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, इसको मैं मिटा रहा हूं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, उसके सीधे सीधे रीजन है। इसका गुण जो होता है वो ऑटोफैगी कंडीशन भी होती है। ऑटोफैगी मतलब स्वयं खाने वाली, जैसे ये कोशिका है, कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, ये बहुत पुराना हो गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत उम्र वाला हो गया है। तो क्या किया जाता है कि ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम इसको खा लेता है, ये लाइसोसोम इसको खा जाता है, ये मान के चले। तो उस कंडीशन को ऑटोफैगी कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑटो, यानी ऑटो मतलब स्वयं, फैगी मतलब भक्षण, यानी स्वयं कोशिका के लाइसोसोम ने स्वयं के माइटोकॉन्ड्रिया को भक्षण कर लिया। क्यों, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था, चलो भाई नए बनते रहते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, कोशिका बहुत पुरानी हो गई है, कोशिका मरती रहती है और फिर से मुख्य रूप से बनती रहती है। तो उस स्थिति में मुख्य रूप से कोशिका को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, कोशिका के अंदर के ऑर्गेन्स को कैसे पचाया जाता है। ये कोई कोशिका ओल्ड एज कोशिका, पुरानी कोशिका है, सब कुछ है। इसके अंदर ये क्या पाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेन्स पाए जा रहे हैं, ये आपको पता है। अब ये जब कोशिका पुरानी हो गई तो ये भी, यानी कि इसकी एजिंग कंडीशन आई, इस कोशिका की मतलब पुरानी हो गई तो कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम हुई होगी। तो वहां मुख्य रूप से क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम पाए जाते हैं, ये बहुत सारे लाइसोसोम जो इस कोशिका में पाए जा रहे हैं वो फट जाते हैं। बीमार की स्थिति में ऐसा हो सकता है, या अधिक उम्र की स्थिति में ऐसा हो सकता है, क्या उम्र की स्थिति में। तो ये लाइसोसोम क्या होते हैं, इसकी जो झिल्ली है वो फट जाती है। जब झिल्ली फटेगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो एंजाइम भरे हुए हैं, इसके अंदर जो एंजाइम भरे हुए वो बाहर पूरी कोशिका में फैलेंगे। भाई एक दो लाइसोसोम नहीं फटेंगे, बहुत सारे लाइसोसोम जो हैं वह मुख्य रूप से क्या होता है, फट जाते हैं। जब फटेंगे तो इससे क्या होगा, एंजाइम बाहर निकलेंगे, और जब ये एंजाइम बाहर निकलेंगे तो ये एंजाइम इन अन्य ऑर्गेनेल्स को, अंगक को खाने का कार्य करता है, अर्थात नष्ट करने का कार्य करता है। तो यानी क्या हुआ, जब कोशिका के अंगक ही खत्म हो गए तो यानी कोशिका मर गई, कोशिका के अंगक खत्म हो गए यानी क्या कह दिया, कोशिका ही खत्म हो गई। जब कोशिका खत्म हो गई तो यानी क्यों खत्म हुई भैया, मैं खत्म हुआ, मिट्टी का तेल डाल के जला लिया तो स्वभाव, या छत से कूद गया तो मैं स्वयं खत्म हो गया ना, यानी आत्महत्या कर ली भैया। तो इस कोशिका के इन अंगकों को बचाने का कार्य किसने किया, इसी कोशिका के लाइसोसोम के फटने पर जो एंजाइम बाहर निकले वो, इस वजह से इसको क्या कहा गया, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो ये मुख्य रूप से कंडीशन क्या होती है
स्वभाजिता कहा जाता है, स्वभक्षिता कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभार क्वेश्चन यही 2 नंबर पूछ लेते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो जवाब दे सकते हो, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? जब कोशिका पुरानी होती है या बीमार की स्थिति में या कोई अन्य स्थिति में इनके अंदर पाए जाने वाले जो लाइसोसोम होते हैं, वह लाइसोसोम के चारों ओर आने वाली जो दीवार होती है यानी बाउंड्री होती है वो फट जाती है, जिसके फलस्वरूप उसके लाइसोसोम के एंजाइम बाहर आ जाते हैं जो कोशिका में पाए जाने वाले अन्य अंगकों का भक्षण करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण पूरी कोशिका की डेथ हो जाती है, उस कोशिका की डेथ हो जाती है। इस वजह से इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इतना केवल आपको कायम पढ़ना है, लाइसोसोम में पढ़ना है, पहली चीज तो ये। अब कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अब इसके बाद आता है अपना बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया है, वैक्यूल। क्या? वैक्यूल या रिक्तिका। चौथे नंबर का है ना। पहला कौन सा ईआर था, दूसरा कौन सा था गोल्गी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम। क्लियर। अब चौथा जो आ रहा है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आपका वैक्यूल या रिक्तिका। तो सबसे पहले तो यही मैं बार बार बताता हूँ हर चीज का कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित बताए मैंने आपको, क्या ध्यान होगा यदि, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जंतु कोशिका में भी आपकी किताब अनुपस्थित बोल रही है, लेकिन यदि पाए जाते हैं तो छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन अनुपस्थित मान के चलिए क्योंकि यहाँ दूसरी सेल पर बात होगी। क्या? तो ये चीज ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा अमीबा में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अमीबा वगैरह में भी। जैसे सबसे पहले तो ये है कि ये वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, वैक्यूल के प्रकार चल रहे हैं, सेंट्रल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल लोग लिख दो, चलो मैं नहीं लिखना चाह रहा था लेकिन आप चाह रहे हो तो मैं लिख देता हूं। सेंट्रल वैक्यूल का मैं अपना पहले हिंदी में समझ लूं। सेंट्रल मतलब क्या होता है? केंद्र। सेंट्रल मतलब केंद्र। वैक्यूल मतलब पहली मैं बता चुका हूं, रिक्तिका। दूसरा फूड मतलब भोजन, ये जानते ही हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है संकुचन। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है? संकुचन धानी। तो ये संकुचन मतलब संकुचन रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। अब सुन लीजिए, ये कहां पाई जाती है? प्लांट में, फूड वैक्यूल, अमीबा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा। चलिए, ये तो पहले मतलब ये क्या होते हैं? इनके चार होते हैं। ये क्या पाई जा रहे बना रहे हैं? एक कोशिका, कोशिका प्लांट सेल की बात कर रहा हूं। तो ये सबसे पहली ये लेयर कौन सी होगी? सेल वॉल। अंदर कौन सी लेयर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस कोशिका के लगभग अंदर का 90% पार्ट या वॉल्यूम इस वैक्यूल के द्वारा कवर रहता है। सोच लो, 90%, 90% भाग इस वैक्यूल के द्वारा, सेंट्रल वैक्यूल के द्वारा कवर रहता है। मतलब 10% में जो अन्य चीजें हैं, 10% में जो अन्य चीजें हैं, चाहे आपके क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे केंद्रक हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, क्या लाइसोसोम तो आपको पता है कि पाई नहीं जाता है, क्या राइबोसोम हो या अन्य कोई ऑर्गेनेल्स हो, वो सभी के सभी इस 10% में पाए जाते हैं। जैसे
आपको ध्यान होगा उस समय मैंने जब पढ़ाया था यूकैरियोटिक सेल्स, तब कहा था कि पर इसकी उपस्थिति के कारण केंद्रक परिधीय भाग में पाया जाता है। ध्यान होगा तो, और नहीं ध्यान होगा तो गड़बड़ है। अब इसी से क्या था, ये अभी जाननुमा कली संरचना बनाई मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कोई मतलब नहीं, अपन इस पर चर्चा करेंगे सिर्फ। तो ये मुख्य रूप से भाग होता है, ये जो है सेंट्रल वैक्यूल वाला भाग है। इसमें क्या पोटेशियम आयन बहुत सारी मात्रा में डले रहते हैं, क्लोराइड आयन बहुत सारी मात्रा में डले रहते हैं, यानी कि ये आयंस को स्टोर करने का कार्य कर रहा है, आयंस को स्टोर करने का कार्य कर रहा है, संग्रहित करने का कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो ये आपको पहली चीज। दूसरी चीज, वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब बायोलॉजी तो तुमको कठिन है ही, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश भी कमजोर है। सॉल्युबल इंग्लिश का शब्द है, कोई बायोलॉजी का शब्द थोड़ी है। घुलनशील, पानी में घुलनशील पिगमेंट्स, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कौन सा, एंथोसाइनिन, बैगनी रंग का होता है। वसा में घुलनशील जो भी पिगमेंट्स होता है वो प्लास्टिड में पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह में पाया जाता है। क्या आपने देखा होगा पत्तियों का कलर या फल का कलर किसी का हरा होता है, किसी का लाल कलर का होता है, या किसी का अन्य कलर का होता है। बैगनी कलर का जो वर्णक होता है एंथोसाइनिन, यह सिर्फ यही केवल जल में घुलनशील होता है, यही सिर्फ किसमें, जल में घुलनशील होता है, और शेष वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील किसमें पाए जाते हैं, प्लास्टिड के अंदर। लेकिन जल में घुलनशील जो होता है वो किसके अंदर स्टोर रहता है, ये क्या संरचना मैंने बनाई है, वैक्यूल, वैक्यूल में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा वास्ट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, अरे सड़े गले पदार्थ जो अपने शरीर में बन रहे हैं, क्या वो जो वास्ट मतलब विसर्जित बाहर करना है, क्या तो उनको कहा जाता है वास्ट प्रोडक्ट, जो अपनी बॉडी बने वो इसमें संग्रहित रहते हैं। क्या ये पूरी चीज यानी इस तरह से भरा रहता है, तो उस पूरे भरे रस सहित इसको क्या कह देते हैं, सेल, सेप, हिंदी में लिख लो कोशिका रस। वैक्यूल में भरे हुए द्रव को क्या कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है, सेल सेप कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। इसमें क्या क्या होगा, बहुत सारे आयंस हैं, यानी आयंस स्टोर करने का कार्य, पोटेशियम मैक्सिमम, क्लोराइड आयंस वगैरह सब। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स जैसे एंथोसाइनिन भी पाया जाता है, और जो गंदे पदार्थ होते हैं अपनी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप बन रहे हैं, जिनको अपन क्या कह रहे हैं, वास्ट प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब निर्माण, और वास्ट मतलब खराब, जो अपने शरीर में खराब जो पदार्थ बन रहे हैं, तो वो भी ये स्टोर करने का कार्य। ये चीज क्या है आपके इस पूरे रस को एक साथ क्या कहते हैं, सेल सेप, कोशिका रस कहा जाता है। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाई, वैक्यूल। वैक्यूल के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं लिख रहा हूं, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को, रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। एक चीज तो ये आपको सेंट्रल वैक्यूल के बारे में। फूड वैक्यूल तो मैं आपको अभी चर्चा ही करके आया था, यदि ध्यान होगा कि WBC मैंने बताया था। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अदरवाइज बिल्कुल झाड़ू लगा दूं। चलो, इससे ध्यान रखना 90% आपकी NCERT कह रही है कि 90% भाग सेंट्रल वैक्यूल कवर किए रहता है प्लांट सेल्स के अंदर का। अब आता है जैसे फूड वैक्यूल क्या होती है, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा को सबसे अच्छा मैं डायग्राम अमीबा का ही बनाता हूँ, सबसे अच्छा डायग्राम मैं अमीबा का बनाता हूँ। क्यों, क्योंकि अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है,
अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, इस वजह से सबसे अच्छा बना लेता हूँ। ये आकृति जाके होती तो आपको बनाई ना हो। अब वो सेल्स है ये तो पता है, ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक कोशिका वाला है, ये तो सभी को पता है। एक कोश की यानी ये पूरा शरीर है, या इसको एक कोशिका कह सकते हैं। इसमें ही मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिका है, तो सारे अंगक भी पाए जाते होंगे क्या। तो अपने को बात केवल काय पे करनी, वैक्यूल पे, वैक्यूल ही पढ़ा रहा हूँ। तो स्वाभाविक है कि ये क्या है, वैक्यूल है, वही चीज। इसके ये कहां पाया जा रहा है, पानी में। इसके संपर्क में भोज्य पदार्थ कोई आया तो अभी मैंने आपको ध्यान होगा तो क्या बताया था, चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से जैसे घेरा तो ये मुख्य रूप से क्या किया, इसको अंदर आ गया। सोम है ये, मतलब चाहे पिनोसोम हो, यदि तरल पदार्थ है तो पिनोसोम मान लो। भक्षण कर लिया इसने, क्या कर लिया, भक्षण एक तरीके से कर लिया। तो ये पिनोसोम स्ट्रक्चर, ये लाइसोसोम है एक तरीके से, मतलब यह कहा जाए ये अपन वैक्यूल की चर्चा करें, लाइसोसोम की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं क्या। तो ये मुख्य रूप से क्या है कि इसमें एंजाइम भरी हुई हुई, ये इससे मिल जाएगा, तो इसको क्या कह दिया, फूड वैक्यूल। ये लाइसोसोम है, ये क्या है, बाहर से आया फूड वैक्यूल। ये क्या है बेटा, फूड वैक्यूल, भोजन को लेके आया, फूड वैक्यूल। अब ये क्या करेगा, इससे जब मिलेगा सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। भाई पचाने भी, अंदर भी तो कोई पचाएगा कि नहीं पचाएगा, अंदर कोई पचाएगा, कोई आहार नाल तो है नहीं है कि आहार नाल इसकी है तो भोजन आहार नाल में गो और वहां एंजाइम उसकी दीवार में पाई जा रही, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइसोसोम ही है। ये भोजन का पदार्थ है, ये अंदर आया, इसको फूड वैक्यूल कह दिया, तो ये कहा जा रहा है। अब ये फूड वैक्यूल इस लाइसोसोम यानी प्राइमरी लाइसोसोम होगा, ये इससे मिलेगा, तब इसको क्या कह देंगे, तो सेकेंडरी लाइसोसोम कह दिया। लेकिन अपन तो वो पूरा पहले करा चुके, अपन तो फूड वैक्यूल की चर्चा करेंगे। तो यानी जिसमें भोजन पाया जाता है उस प्रकार की गोल संरचना को क्या कह देते, फूड वैक्यूल कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, भैया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, संकुचनशील धानी। आपको पता है कि जब ये एक अमीबा है, अंदर पानी भी भरेगा, पानी भरेगा कि नहीं भरेगा, तो कब पानी भरते जाओ का फूटते जाओ का अंदर, तो ये तो फट जाएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी। तो उस समय क्या होता है, और इसके अंदर उपापचय क्रियाएं चल रही हैं, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे जिनको बाहर निकालना बहुत आवश्यक है, बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। तो उस स्थिति में मुख्य रूप से क्या होता है कि ये जो पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ और जल सहित एक संरचना बनती है, ये बन गया वैक्यूल। ये वैक्यूल इस प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आता है और फट जाती है इसके लिए, और पूरा जो पदार्थ होता है जल सहित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वह ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य कर रही है, प्रासरण नियंत्रण का कार्य कर रही है। क्या मतलब, ये मानव में भी आप पढ़ोगे, जब किडनी पढ़ाई जाएगी उस समय भी पढ़ोगे, यहाँ भी ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी क्वेश्चन बहुत आता है कि अमीबा में मुख्य रूप से क्या क्या किया जाता है। यानी आयन और पानी का संतुलन बनाए रखने का जो कार्य किया जाता है वह उसे कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा ही किया जाता है। तीन प्रकार के हो गए, केंद्र में पाए जाने वाले को जो पादपम पाया जाता है उसको सेंट्रल वैक्यूल यानी केंद्रीय रिक्तिका। फूड वैक्यूल जब भोजन को यूं करके अंदर ले लेते हैं तो वह जो वैक्यूल बनता है वह वैक्यूल यानी भोजन जिसके अंदर आ गया उसको फूड वैक्यूल कहा गया। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वाभाविक है कि इनमें क्या होता है, एक कोश की जीवों में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं तो सभी में होती हैं, उपापचय क्रियाएं चल रही अपने अंदर, तो मतलब क्या है, किडनी वगैरह तो बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन ये कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। शरीर से में पानी यदि इस कोशिका में अधिक आया उसको बाहर निकालने के लिए,
एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने। दूसरी भाषा में कह दूं कि आयन वगैरह और पानी का नियंत्रण करने के लिए जो रिक्तिका पाई जाती है या जो वैक्यूल पाया जाता है उसी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। तो फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ही में मैंने क्यों बना दिया, क्यों अमीबा ही उदाहरण लिखा हुआ है, अमीबा ही उदाहरण लिखा है, तो इस वजह से मैंने एक में बना के समझाया है। ठीक है, तो ये चीज़ मुख्य रूप से क्या होती है, वैक्यूल। तो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। पहले तो एक बार फिर से सुन ली, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है। इस प्रकार का सिस्टम जिनके चारों ओर बाउंड्रीज पाए जाने वाले ऑर्गेन्स आते हैं जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से ही फंक्शन करते हैं, उसको कहा जाता है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। 4 आ गए, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये 4। और इससे ध्यान रखना चारों के चारों सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, चारों के चारों सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ये विषय ध्यान रखना। तो ये आपका एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम खत्म होता है। अब इसके बाद जो चलेगा सेल वाल जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये अब आगे आएंगे जो कि एक दूसरे के बिना कार्य करते, कोऑर्डिनेशन में कार्य नहीं करते, इस वजह से इनको एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत नहीं लिया गया है। क्लियर? चलिए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अदरवाइज